नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ाना सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आकर पर एक हदीस मुबारक शाये करता है ताकि आवाम की रहनुमाई हो सके। नाज़रीन, हमने ये सिलसिला भी शुरू किया है कि आपको चाँद की तारीख से वाकिफ़ करवाएँ और हम अपने हर प्रोग्राम में चाँद की तारीख से आपको वाकिफ़ भी करवाते हैं। मिसाल के तौर पर आपको बता दें कि आज 29 मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी है। और जहाँ तक आज की हदीस मुबारक का सवाल है तो हदीस मुबारक कुछ इस तरह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ का एक सरदार होता है। इंसान की नशिस्तों में सबसे अच्छी और सबकी सरदार नशिस्त ये है कि इंसान क़िबला रुख होकर बैठा करे। तो ये इस बात का हमें सब ख्याल रखना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहते हैं, जो हुक्म देते हैं, उसमें यकीन मानिए कि सारे इंसानियत की भलाई होती है। तो बहरहाल आप जब अपने दफ्तर में बैठें, जब अपने ऑफिस में बैठें, तो याद रखिए कि जो आपकी निश्चित होनी चाहिए वो बिल्कुल चेहरा आपका क़िबले की तरफ होना चाहिए। यही आपके लिए बहुत मौजूद नशिस्त है। तो बहरहाल इन खबरों की तरफ चलते हैं और वो आपको बताते हैं कि तेलंगाना SIR के शेड्यूल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 अगस्त तक तोसी कर दी है। पहले आपको बता दूं कि 25 जून से इस अमल का आगाज़ हुआ, यानी घर घर BLOs यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स पहुंचने लगे थे। अब घर घर ये बूथ लेवल ऑफिसर जो पहुंचेंगे वो 3 अगस्त तक पहुंचेंगे। सज्जा साहब, ये नज़रसानी शुदा जो शेड्यूल है वो आ चुका है और हम आपको वाकिफ़ भी करवाएंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये फ़ैसला लिया है क्योंकि अक्सर ये शिकायत मौसूल हुई हैं कि BLOs इनुमरेशन जो फॉर्म होते हैं वो तकसीम करने में पूरी तरह तकसीम करने में नाकाम रहे। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने नुमाइंदगी की थी और कहा था कि पड़ोसी रियासत तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जिस तरह SIR के अमल में तोसी की गई है, उसी तरह रियासत तेलंगाना में भी तोसी की जाए। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये तारीख जो 24 जुलाई थी उसे बढ़ाकर 3 अगस्त कर दिया है। और आपको ये बता दूं कि खुद हमारे जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो जल्द से जल्द अपने इन्यूमरेशन फॉर्म्स वो है जो हैं वो BLO के हवाले कर दें, BLO को दे दें। ये सबसे अहम बात उन्होंने कही है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक एतराज़ात है, ऑब्जेक्शन है या फिर क्लेम्स है यानी दावे करने का सवाल है, तो 10 अगस्त से 9 सितंबर तक आप दावे भी कर सकते हैं। और 8 अक्टूबर तक एतराज़ात की यानी ऑब्जेक्शंस जो हैं या क्लेम्स है उसकी यकसुई की जाएगी और 12 अक्टूबर को उसकी इशाअत अमल में आएगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो है ये कहा जा रहा है कि 10 अगस्त को यानी अमल में आएगी, इस तरह की बात की गई, मंजर आम पर लाई जाएगी, इस तरह की बात की गई है। यानी 3 अगस्त को ख़त्म हो रहा है तो 10 अगस्त को ड्राफ्ट जो है वोटर लिस्ट मंजर आम पर लाई जाएगी। ये ख़बर जो हम आपके सामने लाए हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है नाज़रीन, आपको ये बताते हैं कि हैदराबाद के ग्रेटर हैदराबाद के 3 अज़ला यानी हैदराबाद है, रंगारेड्डी है, मेडचल है, मलकाजगिरी, अगर इसका जायज़ा लें तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो वोटरों के नाम हज़फ किए जाएंगे या मनसूख किए जाएंगे, डिलीट किए जाएंगे, वो इन अज़ला से ताल्लुक़ रखेंगे। और ये कहा जा रहा है, ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इन अज़ला से कम अज़ कम हर ज़िले से 8 लाख से लेकर 12 लाख जो वोटरों के नाम हज़फ किए जाएंगे। हैदराबाद से 12 लाख, जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया कि 47 लाख 38 हज़ार से ज़्यादा हैदराबाद में वोटर्स हैं। तो उनमें से 8 से 12 लाख के नाम हज़फ किए जाएंगे, मनसूख किए जाएंगे। इसी तरह ये 3 अज़ला में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और ये कहा जा रहा है कि कम अज़ कम एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कम अज़ कम 35 लाख वोट मनसूख होने के पूरे इम्कानात पाए जाते हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं हमारे साथी सैयद सज्जादुल हसन की तरफ। और सज्जा साहब, आप ये बताइए कि 35 लाख वोट कोई मामूली बात नहीं होते। ये बिल्कुल देखिए, जब यूपी में 2 करोड़ 90 लाख वोट काटे जा सकते हैं तो फिर हैदराबाद में 35 लाख वोट काटना, देखिए जब एक मंशा ही इनका ये है कि वोट काट दिए जाएं। और जिस तरीके से अभी जो सिचुएशन बनाई जा रही है या बन रही है, यकीनन वो एक अंदेशों से भरी हुई है। देखिए 2002 की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में जो नाम हैं उन नामों में गलतियां हैं।
बहुत सारी गलतियां हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ज़रा सा भी जो है नाम में गलती होगी तो काबिल कबूल नहीं होगा, कंप्यूटर कबूल नहीं करेगा आपके नाम की गलती। अब ये कहा जा रहा है। और देखिए बहुत सारी जो है फहरिस्तें ऐसी हैं, जैसे मैं बात करूंगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 2002 की सारी फहरिस्तें तेलुगु में जो है जारी की गई हैं। और तेलुगु में लिखा जाता है अलग तरीके से, उसको आप अंग्रेज़ी में ट्रांसफ़र करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे तो वो अलग अलग तरीके से अलग तरीके के नाम जो है सामने आएंगे। और फिर जो है ट्रांसलेशन का ये अमल जो है मशीन के ज़रिए किया जा रहा है, तो उसमें हो ये रहा है कि जो है जैसे कि हम ऑनलाइन जो है दाखिल करने के लिए जाते हैं एप्लीकेशन, हमारी 2002 की लिस्ट तेलुगु की है, तेलुगु में नाम लिखे हुए हैं, उन नामों को हम जो है ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें जो मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में भी नाम है, जैसे मोहम्मद की जगह एम लिखा हुआ है, एम मसूद नाम लिखा हुआ है, तो वो एम को भी एम नहीं लिख रहा है, वो एम को लिख रहा है YEM। मतलब एक है उसने लिख दिया YEM, मसूद लिख दिया उसने नाम। तो अब ये नाम तो पूरा बदल गया नाम। अब मशीनी जो है तर्जुमे में नाम पूरी तरीके से बदल चुका है और आपने अपलोड कर दिया उसी हिसाब से एम मसूद। अब ये कह रहा है कि यहाँ तो नाम एम है, YEM है, ये एम नहीं है, तो मोहम्मद कैसे हुआ। तो इस तरीके के भी बहुत सारे जो है पेचीदगियाँ आ रही हैं। और इन पेचीदगियों को कब जो है, इन पेचीदगियों पे बात कब होगी, जब आपका फॉर्म दाखिल होगा, जब BLO आपका फॉर्म ले। BLO तो जो है पूरे, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। इतनी लापरवाही BLO के मिजाज और मेयार में और रवैये में देखी जा रही है। हर आदमी BLO से नाला है और BLO को तो ऐसा लग रहा है कि उसको तो मतलब ही नहीं है आपकी परेशानी से, आपके टेंशन से, जी। आपकी जो आप जो जिस फिक्र से जो है आप फॉर्म लेके जा रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं है। बस वो तो फॉर्म ऐसे ले रहा है जैसे जो है उसके सर पे बोझ डाला जा रहा हो। आपने बोझ ले लिया, आपको जो है हुकूमत ने या फिर आपके महकमे ने आप पे बोझ डाल दिया, तो वो आवाम पे वो बोझ क्यों डाल रहे हो। तो ये रवैया BLOs का है, इंतहाई नारवा रवैया है, इंतहाई जो है लापरवाही का मामला है। हालांकि कोई तो बड़ी बात नहीं है सर, ये बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो काम करना ही नहीं चाहते, ऐसा मालूम होता है। तो अब वो लोग लेंगे, अब वो क्या करेंगे अल्लाह आलम। फिर उसके बाद जब फिर इंक्वायरी का मामला आएगा, आपसे कहा जाएगा कि आपका वोट डाउटफुल है, आपके फहरिस्त में जो है आपके वालिद का नाम पे ये डाउट है, ये डाउट है, आप जो है कंसर्न डॉक्यूमेंट लेके आइए। तो फिर आप कंसर्न डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, आपको किसके पास जाना है, फिर नए टाइप के BLOs आएंगे आपके पास, नए टाइप के जो है, फिर जो है उसको लाया जाएगा लोगों को, फिर उनकी लापरवाही आप फेस करेंगे। फिर उसके बाद आखिरी में मामला ट्रिब्यूनल तक जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अब लाखों लोग ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो फिर ट्रिब्यूनल को कैसे लाखों लोग कन्विंस कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो नाम कट रहे हैं, लाखों करोड़ों नाम जो कट रहे हैं, ये ऐसे नाम नहीं है कि वाकई ये मशकूक है। और इसमें सजा वो ये देखिए, आप अखबारों में भी आ रहा है कि 2002 में जिन BLOs ने या फिर जिन महकमे के जो है लोगों ने, जिन महकमे के लोगों ने गलती की है, उसका खमियाजा हम आज क्यों भुगते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमें क्यों जो है 2002 की फहरिस्त ला दी जा रही है, हम पे क्यों है। सवाल उठ रहा है लोगों की जानिब से कि भाई आप कुछ वोटर चाहिए, आप, मेरा वोट है, मेरे डॉक्यूमेंट आप लीजिए, आप जो है बैठिए, आप फॉर्म भरवाइए, फॉर्म भरेंगे, हम देंगे, आप देखिए, वेरीफाई कीजिए, आप 1 सेकंड में वेरीफाई कीजिए, ख़त्म कीजिए। आप 2002 का एक तंदाना आपने लेके बैठा हुआ है और एक नया तमाशा। देखो, आपको वोटर चाहिए, वोटर आपके सामने खड़ा है, वो अपने डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा है, आप क्लियर करो, बात ख़त्म। इतना पेचीदा इस अमल को जो बनाया गया है और इतना जो है वहशत दहशत बिठाई जा रही है आम आदमी में, आपने पहले ही अपनी नाकामियों, बदतरीन नाकामियों को जो है लोगों पे लाद के आम आदमी को बेहाल करके रखा हुआ है। महंगाई से परेशान हैं लोग, हर तरीके से परेशान हैं लोग। इतने परेशान लोगों को अब आप जो है एक नई परेशानी में आप मुब्तला कर रहे हो, ये बहुत अफसोसनाक बात है। देखिए, माजी में भी होते रहे हैं, अरे 12 मरतबा हो चुके हैं भाई ऐसा। बिल्कुल होते रहे हैं, कभी किसी को परेशानी नहीं हुई। लोग आते थे आपके घर पे
आपका नाम लिखा, आपकी डिटेल ली, चले गए, ख़त्म हो गई कहानी। ये पहली बार ये तमाशा बना के रखा हुआ है कि 2002 की लिस्ट लाइए, फिर आप ये करिए, फिर आप वो करिए, आप फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने में कहा जा रहा है कि 2002 में जिसका नाम होगा वो वहाँ अपना नाम लिखेगा, जिसका नहीं होगा वो वहाँ नाम लिखेगा, फिर यहाँ नाम लिखेगा। ये जो तमाशे बना के रखे हुए हैं यकीनन ये तकलीफ़देह हैं, और ये आम आदमी को और इस मुल्क के हर शहरी को तकलीफ़ देने का काम ये किया जा रहा है। बरहान, आपको बता दूं कि SIR के अमल के बारे में खुद राहुल गांधी ने कहा है, खुद हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी SIR को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और जानबूझकर लोगों के नामों को हज़फ किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के नाम हज़फ किए जा रहे हैं जो एंटी बीजेपी है, बीजेपी को पसंद नहीं करते, बीजेपी की पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं करते, बीजेपी को मुल्क दुश्मन समझते हैं, मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाने वाली पार्टी समझते हैं, तो उनके नाम निकाले जा रहे हैं। इस सिलसिले में आर राजगोपाल, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आर राजगोपाल कोई मामूली आदमी नहीं है। दी टेलीग्राफ जैसा अखबार है उसके साबिक एडिटर हैं, उनका नाम तक निकाल दिया गया था, और आप देखेंगे उनके वालिद जो गांधियाई रहनुमा थे आन जहानी, उनका नाम तक निकाल दिया गया। और हद तो यह है कि एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तालीम याफ्ता जो हैं आदिल हुसैन, उन्होंने खुद आर्टिकल लिखा है और कहा है कि मेरा नाम निकाल दिया गया और मेरे माँ और मेरी बीवी जो है वो वोट डाल कर आई है, लेकिन मैं अब वोट डालने से कासिर रहा। तो उसके बाद आपको बता दूं कि ट्रिब्यूनल से वो रुजू हुए, और ट्रिब्यूनल आपको बता दूं क्या कर रहा है, 2 महीने हो चुके हैं, आज तक ट्रिब्यूनल ने समाअत शुरू नहीं की। तो आप कब तक इस तरह की हरकतें करते रहेंगे, कब तक लोगों को सताते रहेंगे और अहम मसाइल से तवज्जो लोगों की हटाते रहेंगे? तो ये जो तरीक़े हैं, कभी SIR के नाम पे, कभी फ़लाँ के नाम पे, कभी फ़लाँ के नाम पे, बस एक अजीब व गरीब हरकत शुरू कर दी है। अरे मेरे भाई, मंदिर मस्जिद में तो ये बीजेपी इस कदर घुस गई है, घुस गई इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये हैदराबादी महावरा है, दाखिल हो गई है कि आप देखेंगे कि कोलकाता में, मगरबी बंगाल में अब जो बीजेपी हुकूमत आई है वो वहाँ के एयरपोर्ट के अंदर मौजूद एक मस्जिद को शहीद करना चाहती है। अरे मेरे भाई, ये क्या है हाल? आप ये मंदिर मस्जिद क्यों कर रहे हैं? आप मंदिरों के मस्जिदों के पीछे क्यों पड़े हैं, दरगाहों के पीछे क्यों पड़े हैं? ये सोचने वाली बात है। आप ये जानबूझकर कर रहे हैं, ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। आप तासुब की वजह से ये कर रहे हैं, आप जानिबदारी की वजह से ये कर रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वरना क्या अगर वहाँ एक मंदिर होती तो क्या आप इस तरह की हरकत करते? देखिए, चीफ मिनिस्टर का बयान आया है, जी हाँ, उसमें वो कह रहा है कि यहाँ मस्जिद के होने से कौमी सलामती को नुकसान है। बताइए आप किस तरह का अहमकाना जो है दलील दी जा रही है। अरे बेवकूफ़ी कहते हैं सज्जाद साहब, आप देखेंगे कि मुजाहिदीन आज़ादी में सबसे ज़्यादा उलमा ने कुर्बानियाँ दी हैं। उलमा की जो आप अंदाज़ा कीजिए कि जो डेड बॉडीज़ थे कि उनकी डेड बॉडीज़ अंग्रेज़ों ने, यकीन मानिए कि उन्हें यानी दरख्तों पर लटका दिया था, फांसी दे दी थी। उनकी लाशें दिल्ली से लेकर लाहौर तक लाशें पड़ी हुई थी। जी, आप देखिए, और एक बात मैं आपसे ये करूँगा कि जो है मथुरा की ईदगाह जो है, जी हाँ, उसका मामला अचानक सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो है इस पर समाअत करेंगे, फिर 6 अगस्त का टाइम दिया है। अब ये इलेक्शन के करीब ये मथुरा भी याद आता, आपको काशी भी याद आ जाता, ज्ञानवापी मस्जिद भी याद आ जाती, भोजशाला, आपको भोजशाला, पूरी हर चीज़ आपको जो है, जैसे ही इलेक्शन आते हैं अब मंदिरों का जो है मसला, राम मंदिर का तो मसला खत्म हो गया। लेकिन हाईकोर्ट जो करे भोजशाला के मामले में आप देखेंगे कि हाईकोर्ट ने हिंदू फरीक के हवाले कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह नमाज की मुसलमानों को इजाजत दी जाए, वो भी जुम्मे की। इसलिए कहा गया है कि इज्जत बचाना ही है, दुनिया को ये बताना है कि भाई हम बहुत इंसाफ करने वाले हैं। जबकि अगर इंसाफ होता तो सुप्रीम कोर्ट में समझता हूँ कि फौरी तौर पर हाईकोर्ट के जो हुक्म है उस पर रोक लगा देती। ये बिल्कुल रोक लगा। 800 साल से वहां नमाज हो रही है, आजकल से नहीं, 8 दिन से नमाज नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए अब जैसा कि आपने कहा वहाँ 800 साल से नमाज हो रही है, और जो एयरपोर्ट है सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो है वहाँ 150 साल से नमाज हो रही है। 150 साल? एयरपोर्ट 100 साल पुराना है, नमाज 150 साल से हो रही है वहाँ पे। और वहाँ पे एयरपोर्ट मस्जिद को लगा के बनाया गया है, मस्जिद एयरपोर्ट में नहीं बनाई गई। बिल्कुल बिल्कुल। और आज आप कह रहे हैं कि सलामती का खतरा 150 साल बाद, 150 साल बाद आपको मस्जिद से कौमी सलामती का खतरा पेश आ रहा है। और एक शरंगी तो ये हो रही है रियाज साहब कि अभी सुना है कि तस्लीमा नसरीन को हम बुलाया जा रहा है, कोलकाता में बुलाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि लज्जा जो नाविल है, मैं समझता हूँ कि लज्जा आनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन। देखिए मतलब एक शरंगेदी का हर काम किया जा रहा है, हर काम किया जा रहा है, और ऐसा लगता है कि बीजेपी को बस बहाना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम का मसला उठाया जाए और जो है
किसी ना किसी तरीके से ये साबित किया जाए कि हम मुसलमानों को जो है दीवार से लगाने का काम कर रहे हैं, हम मुसलमानों को कुचलने का काम कर रहे हैं, हम मुसलमानों की नाक में नकील डालने का। अब यही देखिए, इनके लीडर तो यही कह रहे हैं कि देखो हमने जो है कैसा इनको जो है दबा दिया है, कैसा ये किया है, कैसा वो किया है। जो फ़ख्र का इजहार किया जा रहा है, कभी ये कहा जाता है कि हम एक्स्ट्रा सिविल कोड लाएंगे, कभी ये कहा जाता है कि उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, कभी ये कहा जाता है कि घर वापसी जो है इनकी की जाएगी। अब आरएसएस के सरबराह भी ये कहेंगे कि जो है हम एक बजाने वो ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के बगैर जो है इस मुल्क के बारे में सोच भी नहीं सकते। फिर वह कहते हैं कि सारे तो पहले जो है हिंदू थे, घर वापसी इनकी जो है हमको समझदारी से हमको ये काम करना चाहिए। तो ये जो काम हो रहे हैं यकीनन ये समझदारी के काम नहीं है, ये तशवीश के काम है। और इस मुल्क में जो है इस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं। हर बार इलेक्शन आता है, हर बार इसी नौइयत के हालात बनाए जाते हैं। यकीनन अब यूपी का इलेक्शन करीब है और यूपी का जो है सारी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि यूपी का रास्ता, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुज़रता है और उनको हर हाल में यूपी में अपनी गिरफ्त मजबूत रखनी है। अब उसके लिए सारे तमाशे होते रहेंगे। परिणाम मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के किरदार के बारे में राहुल गांधी या तेजस्वी यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं, उसके बाद आप अंदाज़ा कीजिए कि उत्तर प्रदेश का जीतना भी बहुत मुश्किल है अपोजिशन जमातों के लिए, क्योंकि बीजेपी जिस अंदाज में वहाँ पर ग्राउंड तैयार कर चुकी है। 2.89 करोड़ यानी 3 करोड़ वोटरों के नाम वहाँ पर हज़फ किए गए हैं। कितने के वोटर्स मर जाएंगे सज्जाद साहब? चलिए 10 लाख वोटर्स मर जाएंगे, मुतवफ़ी वोटर होंगे, और अगर मुंतकिल होने वाले चलिए 10 लाख होंगे, 20 लाख, तो ये 20-30 लाख का गेम है। लेकिन आप देखेंगे 3 करोड़ लोगों के नाम वहाँ हज़फ कर दिए गए हैं। तो बहरहाल इसका मतलब ये है कि वहाँ बोकसंग भी करवाई जा रही थी। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो है उन्होंने भारत फ्यूचर सिटी में अमेज़ॉन का जो है डेटा सेंटर फॉर अमेज़ॉन वेब सर्विसेज का संग बुनियाद रख दिया है। और आपको ये बता दूं कि 60,000 करोड़ रुपए से ये सर्विस सेंटर वहाँ पर कायम किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। चलिए भारत फ्यूचर सिटी हो सकता है कि आने वाले दिनों में लोगों का फ्यूचर बनाए, लेकिन एक बात ज़रूर है कि हुकूमत को पूरी नेक नियति के साथ इक़दाम करना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि सहाफ़ियों के जो अराज़ियत का मसला है, उस मसले को बाज़ाब्ता ऐसा लगता है कि इल्तमा में डाल दिया जाएगा, खटाई में डाल दिया गया, जबकि मियाँपुर और आप देखेंगे पेट बशीराबाद में जो है वहाँ पर जिस निज़ाम पेट और पेट बशीराबाद, ये जो दो इलाक़ों में जो सहाफ़ियों के लिए अराज़ियात देने का इंतज़ाम किया गया था, सहाफ़ी यूँ ही नहीं ख़रीदे, आपको बता रहा हूँ फ्री में नहीं ले रहे हैं सहाफ़ियों ने उसकी कीमत अदा की, और उसके बावजूद भी आपने देखा कि वहाँ से सहाफ़ियों ने दस्तबरदारी इख्तियार की, और अब फ्यूचर सिटी में उनको ज़मीन देने की बात की गई, लेकिन आज तक उसके तहत कोई काम नहीं हुआ है। तो ये भी एक तशवीशनाक खबर है, और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को चाहिए कि सहाफ़ियों के इस हक़ को वो तस्लीम करे, उस पर गौर करे, और गौर करके फौरी तौर पर फ्यूचर सिटी में जो अलाटमेंट करने का ऐलान किया गया था, अलाट कर दे ज़मीन। बिल्कुल, देखिए इसको भी ऐसा मालूम होता है कि मामले को टाल मटोल का बहाना बनाया जा रहा है। यकीनन ये तशवीश की बात है और इसमें बहुत सारे ऐसे जो है अहल सहाफ़ी हैं जिन्हें बहुत पहले ही हुकूमतों ने अलाट किया था ज़मीन। जी। और वो अदालती कशाकश में, अदालती मामलात में ये मामला फंस गया। तो इस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि वो ज़मीन आप छोड़ दीजिए, हम आपको फ्यूचर सिटी में जो है नई ज़मीन अलाट करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि अब ये टाल मटोल किया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि नहीं, उसका सर्वे होना है, उसका जो है उसकी पूरी मैपिंग होनी है, उसके बाद जो है हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा एरिया रेसिडेंशियल होगा, कौन सा एरिया इंडस्ट्रियल होगा, कौन सा एरिया में हमको क्या करना है, कहाँ जो है कमर्शियल होगा, कहाँ रेसिडेंशियल होगा, कहाँ इंडस्ट्रियल होगा। ये सारा जो है हम सर्वे कराएंगे, सारा जो है काम होगा। उसके बाद हम सोचेंगे कि अलाट करना है कि नहीं करना है। मतलब ये कि इस तरीके से आनाकानी की जा रही है। और यकीनन इस मामले में 18 साल से बहुत सारे सहाफ़ी जो है फंसे हुए हैं। 1100 सहाफ़ी बिल्कुल फंसे हुए हैं, और उनको हर तरीके से जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हर हुकूमत, चाहे वो KCR की हुकूमत हो, चाहे मौजूदा रेवंत रेड्डी की हुकूमत हो, हर हुकूमत उनके हक़ की जो है हक़ तलफ़ी करके
उनको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, ये महसूस हो रहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बताते हैं कि जहाँ तक खबरों का सवाल है क्या हमारे पास है और इस खबर का ताल्लुक है फुटबॉल से। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप किस तरह तनाज़े का भी शिकार हुआ है। मिसाल के तौर पर मिस्र के मामले में आप देखेंगे जो रिज़ल्ट आया था उस पर बहुत शदीद तनकीदें की गई और कहा कि फीफा वर्ल्ड कप ये फिक्स है, ये मिक्स है। तो यानी यहाँ पर भी बदनामी नुक़्ते उरूज पर पहुँच गई। ये कहा गया, आप देखिए ईरान अपने 3 मैचेस ड्रा करता है, अच्छा खेला है ईरान ने भी। उसके बाद मराकश देखिए किस अंदाज़ में आगे बढ़ता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि मराकश ने भी शानदार यानी मुज़ाहरा किया फुटबॉल का। लेकिन मिस्र के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई, ये भी तस्लीम किया जा रहा है। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप आपको बता दूं कि मिस्र के साथ जिस तरह की नाइंसाफ़ी की गई उसकी वजह ये बताई जा रही है कि फीफा वर्ल्ड कप में जो मिस्र के कोच थे उन्होंने फ़लस्तीनी परचम लहराया था, तो उससे बहुत ज़्यादा इनको परेशानी हुई, बहुत तकलीफ हुई, जिसके नतीजे में मिस्र को उसका ख़ुमियाज़ा भुगतना पड़ा। लेकिन नाज़रीन, हम चलिए अब चलते हैं फीफा की तरफ और आपको बताते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से शिकस्त दे दी और फाइनल में रसाई हासिल कर ली। और पूरे 16 साल बाद पहला सेमीफाइनल आपको बता दूं कि डलास में खेला गया और आपको बता दूं कि पहले हाफ के 22 या 23वें मिनट में ही गोल बना दिया गया था स्पेन की जानिब से, वो भी पेनाल्टी किक के ज़रिए। तो और ये जो दूसरा गोल बनाया गया वो आखिर तक जारी रहा और इस तरह आपको बता दूं कि स्पेन ने फ्रांस को शिकस्त दी। और फ्रांस में बताऊँ कि जैसे ही रिज़ल्ट आया कि फ्रांस हार गया है तो फ्रांस में फसाद बर्पा हो गए। कई लोगों ने नाराज़गी का इजहार करते हुए तोड़ फोड़ की और लूट की, ये कहा गया और उसके वीडियोस भी मंजर आम पर आए हैं। कल देखेंगे कि दूसरा सेमीफाइनल अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा और मुझे लगता है कि इंग्लैंड इस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूत टीम है और अर्जेंटीना भी मजबूत है, लेकिन ये इंग्लैंड का पल्ला भारी लगता है सज्जाद साहब। ये देखिए यकीनन ये आखिरी मराहल में पहुंच गया है। फीफा वर्ल्ड कप जो है, वर्ल्ड कप का जुनून, सारी दुनिया जो है इस जुनून से मतलब एक जुनून में मुब्तला नज़र आई। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब देखिए सेमीफाइनल भी हो गया है, अब फाइनल का जो है मसला शुरू हो गया है। यकीनन बहुत सारे जो है पेचीदगियाँ, बहुत सारे जो है कंट्रोवर्सीज जो है इस वर्ल्ड कप के साथ भी देखने में आ रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि अब के फीफा में आलमी फ़ुटबॉल चैम्पियन कौन होगा, अब ये देखने वाली बात हो। बहरहाल एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ आबनाए हुर्मुज़ के करीब और अतराफ अक़राम में बहरी जो नाकाबंदी है वो नाफिज कर दी है, जिस पर ईरान ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया भी है और कहा कि जो इलाके में तेल और गैस की बरामदात का जो रास्ता है वो या तो सबके लिए खुला रहेगा या सबके लिए बंद रहेगा। ईरान ने एक बात कह दी है। इसके अलावा दूसरी तरफ ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर माहिदा नहीं किया तो आइंदा हफ्ते ईरान के तमाम आप देखेंगे कि पुल जो हैं, ब्रिजेस जो हैं, उनको और जो बिजली घर हैं उनको तबाह कर दिया जाएगा। ये ट्रंप ने धमकी दी है और जवाब में ईरान ने कहा है कि आप कुछ भी कर लें, ये हम ईरान की एक एक इंच का दिफा करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे। और ट्रंप की धमकियों को बड़ी हिफाजत के साथ ईरानी सदर ने धुतकार दिया है। वैसे नाज़रीन, आपको बता दूं कि ट्रंप ने ये वादे किया था कि वो ख़ास तौर पर आबनाए हुर्मुज़ जो है उसको अपने कंट्रोल में लेगा और वहाँ से जो गुजरेंगे जहाज़ उन्हें कम से कम 20% टोल यानी टोल फीस जो है वो अदा करनी पड़ेगी। लेकिन आपको मैंने कहा, हमेशा यही कहा कि ट्रंप दिन में एक बात करते हैं, रात में एक बात करते हैं, दोपहर में उनका रद्दअमल कुछ होता है। तो बहरहाल अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है और कहा कि वसूली का फ़ैसला मैं वापस लेता हूँ, यानी 20% फ़ीस वसूली का फ़ैसला मैं वापस लेता हूँ। अरे मेरे भाई, अमेरिका और आबनाए हुर्मुज़ के दरमियान कितना फासला है ये पहले आप देखिए। आप किस बुनियाद पर आप पनामा कैनाल को अपने कंट्रोल में नहीं ले सके, अब आप ये इसको आबनाए हुर्मुज़ को अपने कंट्रोल में ले गए। और क्या हक़ है आपको, क्या आप ये कहते हैं कि हम फ़ीस वसूल करेंगे? जब ईरान ये कहता है कि हम फ़ी वसूल करेंगे तो अमेरिका ये कहता है कि हम तो 20% वसूल करेंगे, फिर आप कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। तो ये जो ट्रंप के बयान में तज़ाद पाया जाता है, यू टर्न बार बार लेते हैं, पता नहीं ये क्या कुछ अजीब बीमारी तो नहीं? बिल्कुल, देखिए नई बमबारी करके ख़ास तौर पे जो है एक ऐसे वक्त में जबकि वहाँ पे रूहानी रहनुमा की जो है तदफीन हो रही थी, एक ऐसे वक्त में वहाँ पे बमबारी करके फिर से जंग का अहिया करके फिर से ये ऐलान करके कि हम जंगबंदी के माहदे को तोड़ देते हैं, फिर ये धमकियाँ देके कि अब हम जो है पीछे नहीं हटेंगे,
अब हम ईरान का नाम दुनिया से मिटाकर जो है दम लेंगे, सांस लेंगे, वगैरह वगैरह, वो सारी बातें करके अमेरिका जो है क्या दुनिया को पैगाम देना चाहता है ये कोई नहीं जानता। लेकिन हर बात अमेरिका की, ट्रंप का हर बयान अहमकाना ही लगता है। अब देखिए, अब ट्रंप, पहले तो ट्रंप ने ये कहा कि आबनाए हॉर्मुज़ पे हम कब्ज़ा कर लेंगे और देखते हैं कि कौन आबनाए हॉर्मुज़ को क्रॉस कर सकता है। अब सारा यूरोप परेशान है, सारे यूरोप का मामला है। आबनाए हॉर्मुज़ से गैस यूरोप को वहाँ से सप्लाई होती है, डीजल पेट्रोल वहाँ से सप्लाई होता है, तेल वहाँ से सप्लाई होता है। सारा यूरोप परेशान है कि आने वाले दिन बहुत सर्दी के होंगे, उन्हें गैस चाहिए, और गैस के जो है सप्लाई यहाँ से अगर रुकेगी तो आने वाले दिनों में यूरोप के लिए परेशानियाँ लाक होंगी। तो ऐसे में अमेरिका यहाँ एक तमाशा करके बैठा हुआ है आबनाए हॉर्मुज़, जबकि सारी दुनिया जानती है कि आबनाए हॉर्मुज़ जो है ईरानी आबी हदूद में आता है और इस पे ईरान का कंट्रोल है और ईरान ही इसका जो है आबनाए हॉर्मुज़ का जिम्मेदार है, मालिक है। नाज़रीन, आपको बता दूं कि सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने ऐलान किया है कि जारी माह में 50 नामजद ओहदों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। उन्होंने ये भी इंतबा दिया है कि जो DCC यानी नई सदर जो है कांग्रेस के हैं, अगर वो बेहतर मज़ाहिरा नहीं करेंगे तो उन्हें तब्दील कर दिया जाएगा। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूँ कि एक और ख़बर बहुत अहम है, और वो ख़बर ये है कि जो वज़ीर तालीम है धर्मेंद्र प्रधान, उनका मुतालबा करते हुए काकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर मुसलसल एहतजाज कर रही है, और 18 दिन हो गए हैं वहाँ वांगचुक जो है, सोनम वांगचुक, वो भूख हड़ताल पर हैं। उनके वज़न में ख़तरनाक कमी आ रही है, 9.5 किलोग्राम उनका वज़न कम हो गया है। ऐसे में प्रकाश राज है, जीनत अमान है, नसीरुद्दीन शाह वगैरह जैसे अहम शख्सियतों ने सोनम वांगचुक से दरख्वास्त की है कि वो अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दें। तो ये तो खबरें नहीं है। और आपको ये बता दें कि जहाँ तक रोज़ाना सियासत का सवाल है, सियासत TV का सवाल है, या फिर सियासत हब फाउंडेशन का सवाल है, ये तमाम के तमाम कौम की खिदमत में, मिलत की खिदमत में मसरूफ़ हैं। और आमिर अली खान साहब न्यूज़ एडिटर सियासत बार बार यानी अवाम बिलखुसूस मुसलमानों की मदद के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ इक़दाम भी कर रहे हैं। तो बहरहाल एक तो इक़दाम उन्होंने ये उठाया, ये कदम उठाया, वो था SIR से मुतालिक मुसलमानों की नुमाइंदगी या रहनुमाई करना। और फिर आप देखेंगे कि अब सियासत नेक्स्ट आपके सामने आया है, जो मजलूमों का मुहाफ़िज़ है, कमज़ोरों की ताकत है, बेआवाज़ों की आवाज़ है। आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। आपके मसाइल, अगर आपको कोई मसला दरपेश हो तो फिर आप सियासत नेक्स्ट पर आप उसको डाउनलोड कीजिए, या सियासत नेक्स्ट पर उसे शेयर कीजिए। कोई खबर हो, कोई रिपोर्ट हो, या कोई भी वीडियोज़ हो, या कोई तस्वीर हो, तो हम ज़रूर आपके मसाइल ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचाएँगे, दुनिया तक पहुँचाएँगे, और आपको बताएँगे कि सियासत मजलूमों का हकीकी मुहाफ़िज़ है, कमज़ोरों की ताकत है, बेआवाज़ों की आवाज़ है। आपके मसाइल तक आपके मसाइल दुनिया तक पहुँचाने वाला हिंदुस्तान का पहला न्यूज़ एंड सोशल प्लेटफॉर्म सियासत नेक्स्ट आप डाउनलोड कीजिए और मजलूमों की आवाज़ों को दुनिया तक पहुंचाइए। तो बहरहाल इसी के साथ हमारा प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।